राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। संसद के अंदर कुछ दिन पहले एक चीज़ हुई जिसके ऊपर मेरा ध्यान गया और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। तो नारायण मूर्ति जी को आप जानते हैं, उनकी धर्मपत्नी जो है सुधा मूर्ति जी, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर सर से संसद में एक सवाल पूछा। सवाल बड़ा ही अहम था, ठीक है। आप पहले वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। No, what I'll support the right cause. Okay, I'm a nominated person. For me, both are equal. Country is more important. Okay, no. Sir, I want to ask you, railway. This is connected with the railways. Sir, is it with the railways which I have asked? Okay, sir, in railways, I'm asking the minister. Your main earning is through freight, and that is true through coal. In case the coal business comes down over a period of time, it will come down, then how will you manage that? I wanted to know your income, because it is mainly based on coal transport. Thank you, sir. तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आपकी पैसेंजर ट्रेन्स, ठीक है, और ये है मालगाड़ी। भारतीय रेलवे इसी से पैसा कमाता है अपना सारा, ठीक है ना। इसके अंदर माल ढुलाई करता है और इसके अंदर हमको बिठा के लेके जाता है, करेक्ट। इससे उसका पैसा आता है। हमको ये गलतफहमी है आज तक कि भारतीय रेलवे की मेन कमाई यहाँ होती है, कि भारतीय रेलवे की मेन कमाई यहाँ होती है, लेकिन असली तो भारतीय रेलवे की मेन कमाई जो है वो यहाँ होती है, मालगाड़ी पे होती है। कितना फ़र्क देखो, फ़र्क भी इतना है कि हमको देख के लगेगा कि भाई ये क्या है। सच में आज के टाइम में ये फ़र्क इतना बढ़ चुका है कि भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेन से सिर्फ 30% रेवेन्यू कमाता है। मतलब अगर भारतीय रेलवे 100 रुपये कमाए तो उसमें 30 रुपये जो है वो सिर्फ हम यात्री से आता है और 70 रुपये उसका जो है माल भत्ता से आता है, फ्रेट ट्रेन से आता है, ठीक है। इस 70 रुपये की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेजर चंक है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं माल ढुलाई के अंदर भी, उसमें मेजर चंक जो है वो कोल ट्रांसपोर्टेशन का है। अब यहाँ पे जो सुधा मूर्ति जी ने सवाल पूछा था, द रीज़न कि मुझे वीडियो बनाने का मन हुआ उनके विजनरी सवाल के ऊपर। उन्होंने जो सवाल पूछा था वो आज के लिए नहीं है, वो सवाल आज से 20 साल आगे का है कम से कम, कि एक टाइम पे तो ये कोल ख़त्म हो जाएगा ना। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब हम कहेंगे कि भाई अब हमारे पास जो है कोल ख़त्म हो गया या कोल की रिक्वायरमेंट कम हो गई, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो कोल चलता है, जो कोल ट्रांसपोर्ट होता है सब जगह पे, एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब आप कहोगे, मतलब अभी कोल कहाँ यूज़ होता है, कोल मेनली ना एनटीपीसी में यूज़ होता है। मतलब कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, मतलब बिजली बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ मेनली कोल का यूज़ होता है। कोल का रिप्लेसमेंट आ सकता है आज से 10 से 15 साल के अंदर या 20 साल के अंदर। क्या कि भाई कोई नई टेक उसके अंदर आ गई, ठीक है। सडनली 20 साल के बाद लोगों को इतने समझ में आने लग जाए कि भैया जो हम कोल से बिजली बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉजिंग है, ये नहीं कर सकते, हमें ऑल्टरनेट सोर्स चाहिए ही चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो गई ये। या फिर जो कि एक प्रोबेबल होने भी वाला कुछ समय के अंदर हमको देखने को मिलेगा ये, कि न्यूक्लियर पावर्ड एनटीपीसी प्लांट्स हो गए हैं। एक्चुअली जो कोल हम यूज़ करते हैं, ये कोल का कुछ खास काम नहीं होता। ये जो कोल होता है ये एनटीपीसी पावर प्लांट के अंदर दोस्तों जो पानी होता है, वाटर होता है, उसको उबालने के लिए, वाटर को बॉईल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिससे कि वो अगेन वो टरबाइन घूमती है और फिर बिजली बनती है। तो कोल का ऐसा कोई मेन प्रोसेस नहीं है, तो उसको हो सकता है रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ में, न्यूक्लियर पावर के साथ में। जो भी है, बहुत सारे XYZ कारण हो सकते हैं। मेन ये है कि कोल की ट्रांसपोर्टेशन आगे जाकर अगर कम हो गई, ये जो आपका 70% वाला हिस्सा है ये अगर गिर गया तो आप रेलवे क्या करेगा। क्योंकि हमको एक बात ये भी पता है कि रेलवे जब यहाँ से मेजर चंक कमाता है तो कुछ हिस्सा एज अ सब्सिडी पैसेंजर को भी जाता है। 55 और 65 वाला रेशियो पता है ना, कि 45% जो है रेलवे सब्सिडाइज करता है पैसेंजर फेयर को, तो वो पैसा भी जाता है। अगर उसकी फ्रेट से कमाई गिर गई तो सब्सिडी गिर जाएगी, सब्सिडी गिर जाएगी तो टिकट प्राइस इतने बढ़ जाएंगे कि ये जो हमारी ट्रेन है और जो एयर फेयर है उसके अंदर हमें कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, धूम, ठीक है। तो जरा सवाल की गहराई समझो कि उन्होंने कितना गहरा सवाल जो है पूछा। अब इसके ऊपर RM सर ने रिप्लाई भी दिया, लेकिन मैं वो रिप्लाई आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको रिप्लाई बताऊंगा आज की वीडियो में उन्होंने रिप्लाई क्या दिया, ठीक है। और आपका ये काम है वीडियो के अंदर कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उनके रिप्लाई को एनालाइज करके मैं आज वीडियो बनाऊंगा कि क्या उन्होंने जो चीज़ें बोली वो फुलफिल हो पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं, करेक्ट। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि अगर कल को हमारी कोल का काम कम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है इसके साथ, तो हमने क्या और तैयारी आज से शुरू कर दी है और हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, करेक्ट। सबसे पहला जो उन्होंने बताया
वो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। अभी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, हमको ये बात पता है कि जो मालगाड़ियाँ चलती हैं वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए चलती है, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए चलती हैं। तो ये चीज़ तो थी ऑलरेडी, ये चीज़ तो रेलवे के अंदर ऑलरेडी बनी हुई थी कि हर जगह जो है मालगाड़ियों के टर्मिनल बने हुए थे, सब कुछ था। लेकिन अभी आप जरा इस मालगाड़ी के टर्मिनल को देखो, यहाँ कितना खाली खाली स्पेस है, ठीक है। बीच में बस एक लाइन है, उसके दोनों तरफ जो है रोड बना हुआ है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये चीज़ें बनी हुई थी, इसके अंदर कुछ भी एडवांसमेंट नहीं थी। आरएम सर ने कहा एक काम करते हैं, यहाँ हम बनाएंगे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। अच्छा, नाम बड़ा सुंदर सा दे दिया, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, लेकिन करने क्या वाले हैं इसके अंदर? करने इसके अंदर ये वाले हैं कि इसी कार्गो टर्मिनल के अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को का एक्सेस देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक फूड ग्रेन आता है, ठीक है। तो फूड ग्रेन प्रोसेस होने के लिए या कोई भी XY चीज़ जाती है, इसकी पहले वो यहाँ आएगी ट्रेन से, फिर वो किसी फैक्ट्री में जाएगी, वहाँ प्रोसेस होगी और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा घूमता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि चाहे इसके आसपास और ज़मीनें खरीदो और इसको बड़ा करो, और वो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको कहो कि तुम यहाँ आके सेटअप कर लो ना, तुम यहाँ के सेटअप हो जाओ। तुम इतना अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो कि यहाँ से पहले आप डाउनलोड कर रहे हो, फिर लेके अपनी फैक्ट्री में अपलोड कर रहे हो, फिर आप वहाँ काम कर रहे हो, फिर फैक्ट्री से जो आपका फिनिश्ड गुड आ रहा है उसको फिर डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोड का मतलब ट्रकों में लोड कर रहे हो, फिर वो वापस ट्रेन में जा रहा है। तो आप इतना काम क्यों कर रहे हो? आप पूरा आउट करके प्लांट यहाँ आ जाओ, हम आपको 50 साल की लीज पे चीज़ें देंगे, 5-7 साल आप अपना जो है सेटअप का टाइम लो, उसके बाद फिर आप अपना काम करो। तो आप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल में क्या कर रहे हैं लोग? उस प्रोसेसिंग वाले काम के लिए वहीं आकर के बैठ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इन्होंने बताया कि हम काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल के ऊपर। इसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी आपको बनाई थी, जहां मैं मानेसर जो मारुति का प्लांट है वहां आपको लेके गया, तो मैंने आपको वो डिटेल में दिखाया था। तो बहुत डिटेल में जानने के लिए वो वीडियो देख लेना। शॉर्ट में मैं आपको बताया था ये क्या कर रहे हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्या करा है कि मानेसर में मारुति का एक बहुत बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है। उस प्लांट में जब आप कभी जाओगे तो लगभग 1 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चलेगी और आप देखोगे कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मतलब गाड़ियों का स्टैक खड़ा हुआ है 1 किलोमीटर तक, इतना वहाँ पे जो है गाड़ियाँ हैं। और वहाँ पे क्या होता था कि ट्रेन से जाती थी, लेकिन वहाँ पे ना एक रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा, मैं आपको पहले भी कभी लेके गया हूँ, फारूक नगर। गढ़ी और शुरू से एक लाइन कटती है, वो जाती है फारूक नगर की तरफ को। वहाँ पे एक टर्मिनल बना हुआ है जहाँ पे गाड़ियों की शिपमेंट करी जाती थी, तो वहाँ तक लेके जाना वगैरह बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्होंने क्या करा कि दिल्ली रेवाड़ी जो लाइन है उस लाइन से एक ब्रांच लाइन काटी और डाल दी उसको मानेसर वाले प्लांट के अंदर। और वो जो दिल्ली रेवाड़ी लाइन है आप जानते हो आगे जाके वो DFC में मिल जाती है और फिर DFC दोनों जगह बढ़ जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा इन्होंने क्या क्रिएट करा कि उसी फैक्ट्री प्लांट के अंदर अपनी रेलवे लाइन बना दी और एक प्रॉपर फैसिलिटी बना दी गाड़ी को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। मैं जानबूझ के अपलोड डाउनलोड बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट ठीक है आप समझोगे ना अच्छे से। तो गाड़ी को अपलोड डाउनलोड करने के लिए वहीं एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी। इससे मारुति को क्या फ़ायदा हुआ? मारुति को फ़ायदा ये हुआ कि उसका वो शिपमेंट का खर्चा बच गया। पूरी की पूरी ट्रेन आती है, उसमें 200-250 गाड़ी लोड होती हैं और हटाक जहाँ जानी है वहाँ चले जाओ, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, कोई 6 गाड़ियाँ भर के ट्रक नहीं जा रहे, कोई ट्रैफिक लोड जो है नहीं आ रहा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब अगला काम ये लोग क्या कर रहे हैं? अगला काम ये कर रहे हैं सीमेंट कंटेनर्स के ऊपर काम। सीमेंट कंटेनर्स वाले स्पेशल ये जो ट्रेन देख रहे हो आप, ये सीमेंट कंटेनर वाली स्पेशल ट्रेनें बना दी हैं, ठीक है। और इसके सबसे ज़्यादा कार्गो गति शक्ति टर्मिनल बनेंगे। वो किस तरीके से बनेंगे सुनो ज़रा। मान लो कहीं कोई बहुत बड़ा काम चल रहा है, ठीक है, मैसिव लेवल का कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कई साल वो कंस्ट्रक्शन चलेगी। उस कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या यूज़ होगी? सीमेंट यूज़ होगा। तो ये लोग क्या करेंगे कि वहाँ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल होगा, उसके आसपास कहीं ना कहीं होगा RMC रेडीमेड कंक्रीट जो होता है वो भर करके इनके द्वारा पहुँचाया जा सकेगा। और इन्हीं कंटेनर में आपका जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो भी भरा जाएगा, वो भी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पे आएगा और उसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी की पूरी वही उसी कार्गो टर्मिनल पे होगी। वहीं वो सारा काम कर करा के RMC बना के, मतलब उसका कंक्रीट बना करके कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचा दो। तो ये चीज़ें ये लोग कर रहे हैं और इसके लिए वो जाहिर सी बात है एक रेवेन्यू चार्ज करेंगे, रेलवे को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आ गया आपका कार्गो लाइनर। अब ये कार्गो लाइनर को कैसे यूज़ करेंगे, इसके ऊपर पुरानी वीडियो हो सकता है आप लोगों ने देखी हूँ, बट या मैं 2 मिनट के लिए आपको कुछ और समझाता हूँ,
फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो रेलवे का जो फ्रेट रेवेन्यू है वो 70% आ रहा है अभी उसके पास, ठीक है। बट रेलवे का अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है कि उसको B2C जाना है। ये जो 70% पैसा आ रहा है ये B2B से आ रहा है। अब जो आप में से सबको B2C B2B पता होगा क्या होता है, टर्म बताने की जरूरत तो नहीं है। तो रेलवे का पैसा बिजनेस टू बिजनेस में आ रहा है सारा का सारा अभी, ठीक है। और रेलवे जाना चाहता, रेलवे कह रहा है कि हम इस कैटेगरी को भी टैप करेंगे। कैसे टैप करेंगे? वो ये कह रहा है कि हमको रोड वेज पे जितना भी आपका फ्रेट मूवमेंट होती है, मतलब माल जो ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता है, उसको ख़त्म करना है। मतलब जाहिर सी बात है रेलवे का वो कॉम्पिटिटर हो गया, तो वो अपने कॉम्पिटिशन को ख़त्म करना चाहता है। वो कह रहे हैं हम 90% जो है रोड पे से ट्रक हटा देंगे, और इसके लिए वो B2C में जाना चाहता है। तो अभी के लिए क्या प्लान रेलवे बना रहा है? रेलवे प्लान ये बना रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं लिखी नहीं है, बट ठीक है मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ मोटे मोटे लेवल पे उन चीज़ों को। सबसे पहले दोस्तों जो कोरियर कंपनीज होती है उनके साथ भी घुसेंगे। किस तरह से घुसेंगे? मैं 2 मिनट के लिए कह रहा हूँ, ये मार्क कर रहा हूँ, ये दिल्ली हो गया आपका। 2 मिनट के लिए समझ लो, ये दिल्ली हो गया, ठीक है। कुछ कार्गो कंपनीज हैं, ब्लू डार्ट है, उसका एक शिपमेंट जा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मेरा शिपमेंट मुंबई पहुँचाना है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग करेंगे क्या कि ब्लू डार्ट से कहेंगे ठीक है आप हमारा DFC यूज़ करो ना, 12-13 घंटे के अंदर शिपमेंट पहुँचा देंगे, सिर्फ मात्र 12-13 घंटे में। तो हमारी एक पूरी ट्रेन जा रही है, उसमें से आप बताओ कितने डब्बे चाहिए? 2 डब्बे चाहिए, 3 डब्बे चाहिए, 4 डब्बे चाहिए, पूरी ट्रेन चाहिए। हमारे तो कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है, आप बताओ आपको कितना चाहिए। तो ये इस तरह की डीलिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो, जहाँ पे ये B2B बिजनेस को के अंदर जो कार्गो होता है, जो हम अमेजोन से शिपमेंट मंगवाते हैं, कोरियर करते हैं कहीं, इस सब को टैप करने के पर्पस से, ठीक है। क्योंकि वो वाला जो हिस्सा है वो आज भी रेलवे पे इतना शिफ्ट नहीं हुआ है, वो आज भी जो है मेजरली रोड पे ही डिपेंड है। तो एक तो ये इसको करेंगे कि बड़े बड़े शिपमेंट के लिए हम इस तरह से यूज़ कर ले। अब इसके बाद जो छोटे शिपमेंट होते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आप अमेजोन से धड़ल्ले से ऑर्डर बिक रहे हैं, ठीक है, ब्लू डार्ट वगैरह के थ्रू या और कोई कंपनी के थ्रू उनकी डिलीवरी करी जा रही है। तो आप मान लो लखनऊ में रहते हो, एग्जाम्पल समझो, आपने कुछ सामान मंगवाया, वो कहीं दिल्ली से, चंडीगढ़ से, कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो एक दिन में जिनकी सामान की डिलीवरी लखनऊ के अंदर होनी है, वो बहुत सारे ऑर्डर होंगे, बहुत सारे। मान के चलो जिनको लखनऊ बेस पे जाना है और फिर वो अगेन डिलीवर होंगे लखनऊ के अंदर, तो दिल्ली से लखनऊ जो है बहुत सारे ऑर्डर जा रहे हैं आज के दिन पे। तो रेलवे क्या करेगा? रेलवे ये कार्गो लाइनर डब्बे जो हैं B2C पे आ रहे हैं हम, अभी ये रेलवे जो कार्गो लाइनर डब्बे जो हैं ट्रेन के अंदर इन डब्बों को जोड़ेगा। लेट से डबल डेकर में लगा दिया है, किसी और ट्रेन में लगा दिया है, इन डब्बों को जोड़ेगा। इससे क्या होगा कि ऊपर तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे तो पैसेंजर बैठ जाएंगे ऊपर वाले एरिया में, और जो ये वाला एरिया है ये इसके माल रखने में चला जाएगा। यहाँ पे इसका जितना भी इसका माल वगैरह है, जो भी अमेजोन वगैरह या ब्लू डार्ट वगैरह इसमें डालना चाहते हैं, वो अपना सारा सामान जो है यहाँ पे रख देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि छोटा शिपमेंट को भी ये लोग टैप अप कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन रेलवे को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? रेलवे ध्यान नहीं दे रहा है उन चीज़ों के ऊपर जहाँ से उसका कस्टमर बेस क्रिएट होगा। हमको रेलवे पर भरोसा क्यों नहीं होता? मुद्दे की बात ये ना कि हम क्यों भरोसा नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हमारा शिपमेंट रेलवे से आएगा। भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम जो वीडियोस देखते हैं कि सामान को किस तरह से फेंक के चढ़ाया जाता है, कोई कदर नहीं है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी कोई ड्यूटी नहीं समझते, प्लस रेलवे को इंश्योरेंस नहीं देता। या तो वो सामान फेंक के चढ़ाए, मैं कह रहा हूँ ऐसे हथौड़ा हमारे सामान के ऊपर फिर चढ़ाओ, लेकिन रेलवे कहे कि हम इंश्योरेंस दे रहे हैं जी, आप जितने का सामान भेज रहे हो वो पूरा पैसा या सामान आपको वापस सही सलामत देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, कैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, और इस प्रोसेस को ईजी बनाओ, ठीक है। दूसरा इसमें क्या और चीज़ आनी चाहिए कि अगर रेलवे B2C को करना भी चाहता है, ऑलरेडी रेलवे ने कर दिया है लेकिन इतना लेवल पे नहीं करा है, कि आसान बनाओ डब्बा बुक करना, आसान बनाओ बिना किसी बाबू की जेब गरम करे उस डब्बे को बुक करना, कि वो डब्बा मैं आराम से बुक कर सकूँ, उसमें अपना शिपमेंट पहुँचा सकूँ, उस चीज़ को जो है ईजी बनाओ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रेलवे प्लान कर रहा है कि यदि कल को उसके कोल के बिज़नेस के ऊपर कोई हैम्पर होता है तो वो अपने आप को इस तरह से जो है पिवट कर पाएगा। बाकी अब आप लोग कमेंट्स में बताओ, मैंने एक अच्छी खासी आपको प्रेजेंटेशन दे दी, बढ़िया सी। आप बताओ कि अब व्हाट यू थिंक सो, मेरी बातों से कितना आपको जो है चीज़ें समझ में आई, कितना क्लैरिटी मिली, और क्या रेलवे इस तरह से करके पिवट कर सकता है या नहीं, और क्या आपको लगता है कि और चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।